हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 13। अभी तक हम लोग 12 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आज से आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलने लगेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर सुबह 10 बजे आकर के डेली 10 बजे आपको एक वीडियो लेक्चर मिला करेगा, आपको आकर के देखना है। और जब भी देखें तो एक कॉपी पेन आप पास में रखिए। तो टहलते हुए या फिर और कुछ करते हुए आपको वीडियो नहीं देखनी है, तो कॉन्शियस होकर के आपको पढ़ाई करनी है। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं जो एम लक्ष्मीकांत 6 एडिशन है, इसको जो लेटेस्ट वर्जन है इसी को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। ओके, तो हमने अभी तक 2 लेसन कवर कर लिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, ना केवल ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ओके, यहाँ से मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आलोचनात्मक विवेचन करने के लिए आता है, समालोचनात्मक परीक्षण करने के लिए, फिर टिप्पणी करने के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपको कैसे करने हैं मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में पूरा अप्रोच भी बताऊंगा कि आपका ओपिनियन क्या होना चाहिए। तो हम लोग इस वाले चैप्टर को 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, और मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। और एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि एक एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। पीटी और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है या ये आपको देखने को मिलेगा जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसकी चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संविधान की विशेषताओं से। हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनमें हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर 1, जो हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। तो मतलब लंबा का मतलब ये नहीं है कि आप सोचेंगे कि बहुत ज्यादा लंबा है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे आपको आर्टिकल, बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जो यूएसए का, अमेरिका का जो आपको देखने को मिलेगा संविधान, उसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है। लेकिन हमारे जो मूल संविधान था उसी में आपको देखने को मिलेगा कि 395 आर्टिकल थे। ओके, तो अब तो बहुत सारे हो गए हैं, वो भी हम बात करेंगे कि कितने हो गए वर्तमान में। तो देखिए, इसके क्या रीजन है, जो हमारा संविधान है इतना बड़ा क्यों हो गया। ओके, क्या जानबूझ के किया गया या फिर वास्तव में इतना ही लंबा होता कि कैसे भी बनाते। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, आपको जानने चाहिए, तभी आप लोग आलोचनात्मक परीक्षण कर पाएंगे। ओके, समालोचनात्मक परीक्षण या फिर टिप्पणी कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। नंबर 1, इसमें भौगोलिक कारण। मतलब हमारा जो देश है ना वो बहुत बड़ा है। इसका भौगोलिक विस्तार आपको देखने को मिलेगा कि इधर जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे आपको कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा, इधर आपको गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलेगा। और यही नहीं, आपको देखने को मिलेगा ना कि कहीं हमारे इधर बहुत सारे पहाड़ी इलाके, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ यहाँ का जो रहन सहन होता है एकदम डिफरेंट होता है। तो यहाँ के लोगों की ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा ना। इसी तरह आप इधर देखेंगे कि आप इधर पूर्वांचल में आ जाएंगे ना, तो इधर आप देखेंगे कि बहुत सारे पहाड़ी इलाके, जनजातीय इलाके, तो इनके लिए अलग से प्रावधान करने पड़े। तो इसीलिए हमारा संविधान बहुत ज्यादा लंबा हो गया। आप देखेंगे कि डिजर्ट है यहाँ पर, तो डिजर्ट के अलग चैलेंजेस होते हैं। इधर आप पठारी क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ के अलग चैलेंजेस होते हैं। यहाँ का बहुत सारी संस्कृति, बहुत सारे रीति रिवाज हमारे यहाँ पाई जाती है। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता अधिक होने के कारण हमारा संविधान बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो एक रीजन इसके पीछे ये भी है। अब आप जानते हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाऊंगा, तो बीच बीच में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगा, इससे आप लोग बोर ना होगे और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो हमारा देश है, बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। बहुत सारे देश है जिनमें विविधता ही नहीं पाई जाती है। आप देखेंगे जैसे कि कोरिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पर ये बच्चे होते हैं, अगर छोटे छोटे देखेंगे ना आप 10-12 साल के, तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि किसका बच्चा है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि प्रेजेंट दूसरे लोग आते हैं, दूसरे के लगा कर चले जाते हैं क्लास में, पता ही नहीं चलता है कि मतलब हम लोग तो जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो खोजते ही रह जाएंगे कि कल कौन सा बंदा नहीं आया था, किसको मारे। तो एक तरह से सभी को मारना पड़ेगा। ओके, लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे ना, हमारे यहाँ ना केवल एक स्कूल में जो बच्चे होंगे ना उनमें डाइवर्सिटी की तो छोड़ो, हमारे यहाँ जो परिवार होता है, एक फैमिली होता है, उसमें भी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी कि एक बार आप किसी को देख लेंगे तो आप लोग 1 साल के बाद भी बता सकते हैं कि इस बंदे से हम लोग मिले थे। होता नहीं है कि अरे हम तुमको कुंभ के मेले में देखे थे, तो कुंभ के मेले में भी एक बार देख लेते तब भी ध्यान रहता है। तो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना कि सभी लोग एकदम डिफरेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर
सभी लेवल पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो सभी तबकों का ध्यान रखने के लिए सभी के लिए प्रावधान करने पड़े, तो सभी के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना। तो एक रीजन ये भी था, हमारा संविधान बहुत ज्यादा लंबा हो गया। ओके, और दूसरा रीजन के ऐतिहासिक कारण भी है। आप देखेंगे कि ऐतिहासिक कारण में स्वतंत्रता संघर्ष से लेकर के यहाँ से बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखी थी। और हम हमारा जो इतिहास है ना वो बहुत लंबा है, एक दो दिन का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास है सदियों पुराना है। तो वहां से हमने सब कुछ लिया था, वहां से बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे प्रावधान लिए। तो इस कारण भी हमारा संविधान है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। जैसे ऐतिहासिक कारण में आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के टाइम जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत वहां से ले लिया। आप देखेंगे कि बहुत सारे मैंने एक्ट के बारे में आपको पढ़ाया था, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1935 का जो एक्ट था, भारत शासन अधिनियम 1935, वहां से इतने सारे हमने अधिनियम, डायरेक्ट जो शासन प्रणाली थी, आधी से ज्यादा वहां से ले लिए। तो ये सारे ऐतिहासिक कारण थे कि इन सभी को उसमें सब में जो हमारा जो संविधान था उसमें समा लिया गया। ओके, तो इस कारण भी हमारा संविधान था वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। और हमारा संविधान है सिर्फ एक ही संविधान है, मतलब पूरे देश के लिए, इतना बड़ा हमारा देश है, इसके लिए सिर्फ एक ही बुक है, मतलब एक ही। आप देखेंगे कि एक ही, जैसे हर स्टेट का अलग नहीं है, मतलब पूरे देश के लिए एक ही संविधान बनाया गया। एक रीजन ये भी है कि इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए बहुत सारे आप लोग जानते हैं कि अदर स्टेट है, अदर स्टेट के लिए हमें अलग प्रावधान करने पड़े। बहुत सारे देखिए, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए, सिक्किम के लिए, भूटान के लिए, और बहुत सारे स्टेट है जिनके लिए हमने स्पेशल राइट्स दिए हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि इन सभी के लिए एक ही संविधान बनाने के लिए तो बहुत लंबा तो हो ही जाएगा ना। तो आप लोग इसका ध्यान रख सकते हैं कि एक संविधान होने के कारण भी हमारा संविधान बहुत ज्यादा लंबा हो गया। साथ में आप लोग देखेंगे कि जो संविधान सभा थी, इसमें कानून विशेषज्ञ तो मतलब भर भर के थे। आप लोग देखेंगे कि इसमें जो सदस्य थे ना, इसमें आप देखेंगे कि 70% से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ वकील ही वकील थे। ओके, कोई भी टॉप का नेता ले लीजिए, सभी वकील थे, तो सब वकील थे, सब कानून के एकदम विशेषज्ञ थे। तो इसमें भर भर के नियम कानूनों को लाया गया। ओके, तो आप देखेंगे नेहरू, पटेल, सरदार, ओके, भीमराव अंबेडकर, आप किसी को भी देख लीजिए, ओके, सावरकर उबरकर, किसी को भी उठा करके देख लीजिए, सभी कौन थे? वकील ही थे। तो वकील कौन थे? कानून के विशेषज्ञ तो थे। इनके कारण भी हमारा संविधान थोड़ा सा लंबा हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में उसको लिख दिया गया। देखिए संविधान होता है वो एक मूल एक ढांचा प्रदान करता है, लेकिन हमारे संविधान में जो मूल जो ढांचा था उसके अलावा भी बहुत सारे प्रावधानों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो इस कारण भी हमारा संविधान थोड़ा सा लंबा हो गया है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया कि इसमें जो मौलिक आप देखेंगे ना, मेनली जो संविधान होता है ना, उसमें मौलिक थोड़े से जो नियम कानून होते हैं वो होते हैं, एक तरह से ढांचा दिया जाता है। लेकिन हमारे में क्या कर दिया गया, जो प्रशासनिक प्रावधान है ना, उनको भी थोड़ा सा ज्यादा एलोबरेट कर दिया गया, ज्यादा थोड़ा लिख दिया गया। तो इस कारण भी हमारा संविधान है थोड़ा सा लंबा हो गया। ओके, इसके अलावा बहुत सारे अन्य कारण हैं, जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे चैलेंजेस थे। ओके, गरीबी, बेरोजगारी, और हमारा देश विकासशील देश था, तो इसके ध्यान में रखते हुए भी हमने अपने परिप्रेक्ष्य में, हमारे यहाँ के चैलेंजेस अलग थे, हम डायरेक्ट किसी से कुछ भी नहीं ले सकते थे ना। ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको सोसाइटी पढ़ा रहूंगा ना। तो इस पॉइंट को हम लोग लगभग में 1 घंटे तक डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये वैसे टॉपिक बहुत लंबा होने वाला है, तो यहाँ पर हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। ओके, और हम देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब हमारा जो संविधान है, संविधान इसमें कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है इसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो दूसरी जगह से ले ली गई हैं, अडॉप्ट कर ली गई हैं। तो देखिए ये सच बात भी है कि हमारा जो संविधान है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था लगभग में 60 देश ऐसे हैं जिनके संविधान को खंगाल करके हमारा संविधान बनाया गया। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट हैं जिनसे डायरेक्ट प्रावधान ले लिया गया, फिर कुछ संशोधन करके ले लिया गया। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर यही बहुत ज्यादा इसकी आलोचना की जाती है कि हमारा संविधान वो बहुत ज्यादा लंबा है, ये एकदम जैसे बहुत ज्यादा एकदम बोरी टाइप का है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। साथ में इसमें जो सारी चीजें हैं ना, कोई भी इसका मूल नहीं है, बल्कि मूल ना होने के कारण जैसे जो हमारा संविधान है ना वो सब उधार लिया गया है। तो इसमें कुछ मूल हुआ, मतलब मूल का मतलब होता है कि हमारा क्या है, मतलब जो हमने इसमें क्रिएट किया है, तो वो तो कुछ है नहीं इसमें, तो हमारी चीज नहीं है, हमने तो दूसरी जगह से कट कॉपी पेस्ट कर लिया। तो इस यहाँ पर बहुत ज्यादा आलोचना की जाती है, तो इसका भी मैं आपको व्यू बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना ओपिनियन देना है। ओके, तो देखिए
इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे दार्शनिक भाग है, आपको देखने को मिलेगा कि वो हमने कहाँ से लिया है। जो हमारे संविधान का दार्शनिक भाग है वो आपको देखने को मिलेगा यूएसए मतलब अमेरिका और आयरलैंड से लिया है। और दार्शनिक भाग क्या होता है, दार्शनिक भाग कहाँ पर है और किसको कहते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं और डीपीएसपी होते हैं ना, डीपीएसपी होते हैं, इसी को दार्शनिक भाग बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दार्शनिक भाग किसे बोलते हैं, तो इन चीजों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, ओके, अमेरिका से लिए हैं। इसी तरह जो डीपीएसपी आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ से लिए हैं, हमने आयरलैंड से लिए। तो इन चीजों को आपको एकदम भूलना नहीं है, अच्छे से एकदम बोल के पी जाना है। इसी तरह जो राजनीतिक भाग है वो आपको देखने को मिलेगा जो ब्रिटेन है, यहाँ से हमने मैक्सिमम चीजें जो राजनीतिक से रिलेटेड हैं जैसे संसद का स्वरूप, ओके, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली हैं, ये हमने ब्रिटेन से ली हैं। और साथ में हम आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935, इससे बहुत ज्यादा चीजें ली गई हैं, प्रशासनिक से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें यहाँ से ही ली गई हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा संविधान है इसकी एक और विशेषता है, जैसे संविधान होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। नंबर एक कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान मतलब एक ऐसा संविधान जो बना दिया गया अब उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो उसी को कठोर संविधान बोलते हैं। और लचीला संविधान उसे बोलते हैं जैसे एक संविधान है उसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, आसानी से संशोधन कर देंगे तो उसी को लचीला संविधान बोलते हैं। लेकिन हम भारतीय हैं, हम भारतीय समन्वय पर हमारा जो भरोसा होता है ना वो समन्वय और संतुलन पर आधारित होता है। हम समन्वय और संतुलन को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अमेरिका था, अमेरिका ने कठोर अपनाया, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, यानी कि अमेरिका के संविधान में परिवर्तन करना बहुत ही कठिन है। इसमें आसान नहीं है कि एक संविधान में अगर किसी भी प्रावधान को चेंज करना है तो वो एक बहुत ही आराम से नहीं होगा, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा आपको मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू करना होता है। और दूसरा लचीला होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान इतना ज्यादा लचीला है कि उसे आराम से परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब आराम से उसमें संशोधन किया जा सकता है। क्योंकि ब्रिटेन में मैं आपको बताऊंगा कि वहां की संसद है बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है ना वो वो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल, ओके, फीमेल को मेल और मेल को फीमेल के अलावा जो भी काम इस दुनिया में वो सब कर सकती है, मतलब स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने को छोड़ दिया जाए इस काम को, इसके अलावा वो कुछ भी कर सकती है। तो ब्रिटेन की जो संसद है ना वो मोस्ट पावरफुल है। लेकिन हम भारतीय, अब भारत का संविधान कैसा है ये भी इसकी विशेषता देखनी पड़ेगी ना। तो भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान है वो संतुलन पर समन्वय और संतुलन पर आधारित है। हम भारतीय सब कुछ करते हैं ना वो समन्वय और संतुलन पे ही करते हैं, तो हम लोग मध्यम मार्ग अपनाते हैं। ओके, देखिए इंडियंस होते हैं ना हर चीज में समन्वय संतुलन लाते हैं। आप जानेंगे ना जैसे क्या होता है ना कि एक प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा समन्वय, मतलब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा इसमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है कि दो पायलट एक साथ एक ही प्लेन को उड़ाते हैं, एक डायरेक्शन देता है। ओके, अब वो जो सर्विलांस पर बताते रहते हैं कि अब आपका ट्रैक खाली है, अब आप जा सकते हैं, रनवे खाली है, इस रनवे पे आपको उतरना है। ओके, तो एक समन्वय एकदम पूरा सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के द्वारा ही वो काम करता है। ओके, तो यही कहते हैं कि ये समन्वय पर आधारित है, इसमें से अगर एक भी गड़बड़ा गया तो एक प्लेन होगा वो लुढ़क जाएगा। लेकिन भारतीय हमारे अंदर कूट कूट के समन्वय भरा है, तो इसीलिए हम लोगों ने हर चीज में, अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज में आपको देखने को मिलेगा हमने मध्यम मार्ग अपनाया है। बौद्ध भी हमारे भारत में जन्म लिया था, वो भी बोले थे कि मध्यम मार्ग को अपनाइए। इसी तरह राम भी, ओके, एक तरह से मध्यम मार्ग को अपनाए थे। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ना कि प्लेन की तरह ही हमारे यहाँ हर चीज में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बाइक भी चलाई जाती है ना, वो भी समन्वय और संतुलन पर आधारित होती है। कि मतलब बाइक चलती है ना तो समझ में ही नहीं आता है कि कौन चला रहा है। ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि समझ में ही नहीं आता है कि हम ये बाइक है या स्कूटर है। हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको चला कौन रहा है, इसका हैंडल कौन पकड़ा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है। ओके, और इसका गियर कौन बदल रहा है, को समझ भी नहीं आता है। ओके, तो ये समझिए ये बाइक है, इस प्लेन से ज्यादा खतरनाक है। ये कैसे चल रही है, ये समन्वय और संतुलन पर ही चल रही है। अगर समन्वय संतुलन नहीं होगा तो कैसे चलेगी। ओके, तो ये हमारे देखिए हमारे खुद के एग्जाम्पल है, इनके थ्रू अगर हम पढ़ेंगे तो कभी भी नहीं भूलने वाले। ओके, तो आप समझ सकते हैं ना कि इंडियंस है वो हमेशा मध्यम मार्ग अपनाते हैं, मतलब समन्वय और संतुलन पर आधारित हर चीज होगी। तो हमने सोचा कि हम ना ही कठोर संविधान अपनाएंगे ना ही लचीला संविधान अपनाएंगे, हम बीच का मार्ग अपनाएंगे। मतलब हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसे प्रावधान है
जिनमें कठोरता नहीं होनी चाहिए, जो मतलब बहुत आसानी से परिवर्तित किए जा सके, तो उनमें हम वो वाला प्रावधान ले आते हैं, मतलब ब्रिटेन वाला, जो आसानी से परिवर्तित किए जाए, जिनकी जरूरत हो। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सके, तो वो हम दूसरा कॉन्सेप्ट भी ले आते हैं, मतलब अमेरिका वाला, कि भैया कठोर संविधान। जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान है, जैसे कि लोकतंत्र है, ओके, संसद है, इन चीजों में अगर परिवर्तन करना है ना, तो इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। लेकिन अगर जैसे कि जो कुछ बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जैसे नागरिकता से संबंधित हो गया, या फिर आप देखेंगे यहाँ पर कि राज्य के जो सीमा क्षेत्र है उसमें बदलाव करना है, नाम में चेंजेस करने हैं, तो बहुत ही आसान है, एक आम विधेयक जैसे होता है, आम विधायी प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो भारत का संविधान है, इसमें दोनों को अपनाया गया, मतलब समन्वय की स्थिति को लाया गया। तो आर्टिकल 368 के द्वारा अगर संविधान संशोधन करना है, तो एक इसका विशेष प्रक्रिया होती है, तो इसके द्वारा जो परिवर्तन करना होता है ना संविधान में, वो काफी कठिन होता है। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके द्वारा हम इसकी भी बात करेंगे कि आर्टिकल 368 क्या है, ओके। और दूसरा होता है आम विधायी प्रक्रिया, मतलब नॉर्मल जैसे विधेयक पारित किया जाता है, नॉर्मल सा एक विधेयक जैसे पारित किया जाता है, वो पारित करके उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, दो स्टेट को एक बनाना है, या फिर एक स्टेट, जो एक स्टेट है मतलब प्रांत है, उसको दो भागों में डिवाइड करना है, तो ये आम विधेयक से किया जा सकता है, मतलब इसमें कुछ बड़ा संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ओके। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हम आते हैं यहाँ पर एकात्मक की ओर झुकाव के साथ में हमारे जो देश है, इसमें संघीय व्यवस्था को लिया गया, मतलब संघीय शासन को लिया गया, ओके। अब देखिए एकात्मक की ओर झुकाव के साथ में संघीय शासन का मतलब क्या है, मतलब हमारे यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, ओके। संघीय व्यवस्था आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग जब संघवाद पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक तरह से जो हमारा संविधान है उसकी विशेषताएं देख रहे हैं ना, तो अभी हम संघवाद नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम जब संघवाद पर आएंगे ना, तो इस पर लगभग में पूरी एक एक दो दो वीडियो चलेंगी, लेक्चर चलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो संघ का मतलब क्या है, देखिए एक केंद्र होता है, जैसे हमारे यहाँ एक केंद्र है जिसको आप लोग संघ के नाम से भी जानते होंगे, ओके। और दूसरा आप देखेंगे जो राज्य है, जिसको आप दूसरी भाषा में प्रांत भी बोलते हैं, ओके। तो ये संघीय व्यवस्था है, तो आपने देखा होगा केंद्र में एक केंद्रीय सरकार होती है, जैसे केंद्रीय सरकार कौन सी है आप जानते हैं, जो संघीय सरकार है, जैसे कि पीएम, ओके, प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, वो कौन सी सरकार चलाते हैं, वो संघीय सरकार चलाते हैं, केंद्र सरकार चलाते हैं। इसी तरह राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं, जैसे कि यूपी की सरकार योगी जी चलाते हैं, इसी तरह उत्तराखंड की अपनी होगी, ओके। अलग अलग स्टेटों की, सभी स्टेट हैं उनकी अपनी अपनी होती है, ओके। इसके अलावा भी आप कहेंगे यूनियन टेरिटरी होती हैं, ओके, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो क्या होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, फिर बाद में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं जरूर बताऊंगा। और आप एक क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हम उन्हें भी एक स्टेट क्यों नहीं बना देते, उनको हम एक राज्य क्यों नहीं बना देते, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम इस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको एक राज्य क्यों नहीं बना दिया जाता, ओके। और इसकी आवश्यकता है क्या वास्तव में, जैसे दिल्ली है, दिल्ली को एक राज्य क्यों नहीं बना दिया जाता, आज तक देखिए वहां की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ओके, वहां का जो जो इनकम का सोर्स है वो भी बहुत ज्यादा है, फिर भी उसको एक स्टेट क्यों नहीं बना दिया जाता, वो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश क्यों है। तो इसमें भी बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर, ओके, और लद्दाख, ये भी क्या है, अभी यूनियन टेरिटरी बन गया है, ओके, बाद में अभी फिर से स्टेट बन जाएगा कुछ सालों के बाद, तो टेंशन ना लीजिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ गए कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक में क्या होता है, इसमें केंद्र राज्य नहीं होता है, बल्कि एक ही होता है, ओके, पूरा देश होता है, वो एक ही होता है, मतलब उसमें एक ही सरकार होती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि संघ की सरकार अलग होगी, राज्य की सरकार अलग होगी, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक ही सरकार होगी, उसी को एकात्मक बोलते हैं। इसमें भी हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए एकात्मक की कुछ विशेषताएं होती हैं, अब एकात्मक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब भारत है, भारत में दोनों व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, कैसे, जैसे सशक्त केंद्र, आप लोग जानते हैं ना कि राज्य और केंद्र में कौन ज्यादा सशक्त होगा, जैसे कि एक राज्य है योगी जी है, दूसरी तरफ मोदी जी है, कौन ज्यादा सशक्त होगा, मोदी जी होंगे ना, ओके। वो अगर कोई नियम कानून लाना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पंजाब में अभी जो पंजाब गवर्नमेंट है, वो जो किसान आंदोलन, बहुत ज्यादा किसान आंदोलन चल रहा था, किस कारण, जो किसान एक्ट आया था ना, जो 3 संशोधन अधिनियम आए थे, तो उसके द्वारा उसमें परिवर्तन किया गया था। तो आप देख सकते हैं ना कि
पंजाब गवर्नमेंट ने अपना एक एक्ट पारित करके उसको खारिज कर दिया था, लेकिन केंद्र कौन ज्यादा पावरफुल था? केंद्र ज्यादा पावरफुल थी ना, तभी तो उसका एक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ ना। तो इस आप समझ सकते हैं ना कि कौन ज्यादा पावरफुल है, मोदी जी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि केंद्र ज्यादा सशक्त होता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो एकात्मक की जो विशेषताएं हैं उसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ओके, और आप देखेंगे हमारा जो देश है वहां पर एक संविधान देखने को मिलेगा। तो जो एकात्मक की जो विशेषताएं होती हैं उसमें एक संविधान होता है, एक नागरिकता होती है। मतलब हमारे यहाँ दो नागरिकताएं नहीं होंगी। जैसे यूएसए में आप देखेंगे ना, तो यूएसए में दो नागरिकताएं होती हैं। जैसे यूएसए है, ओके, यूएसए है, यूएसए में भी एक केंद्र है। क्या एक केंद्र है? दूसरा प्रांत है जिसको स्टेट भी बोलते हैं। तो केंद्र है तो एक ही व्यक्ति है, कोई एक्स व्यक्ति है। ओके, एक्स व्यक्ति है, तो एक्स व्यक्ति के पास दो सिटीजनशिप होगी, मतलब दो नागरिकताएं होंगी। एक उसके पास केंद्र की नागरिकता होगी, दूसरी जिस भी प्रांत से वो बिलोंग करता होगा उस प्रांत की होगी। लेकिन भारत में आपने कभी ऐसा देखा है कि अगर आप भारत के हैं, ओके, एक्स व्यक्ति हैं, अब भारत के हैं, भारत का जो केंद्र है, आपके पास एक भारत की नागरिकता है, दूसरी अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, तो वहां की भी आपके पास नागरिकता है क्या? नहीं ना, सिर्फ आप भारतीय नागरिक है ना, आपके पास सिर्फ एक नागरिकता है ना। तो आपके पास सिर्फ एक नागरिकता है भारत में, वर्तमान में आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एक नागरिकता है। तो ये किसकी किसकी ये विशेषता है? ये एकात्मक की विशेषता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें होती है वो एक एक होती है। साथ में आप देखेंगे संविधान का लचीलापन, चौथा पॉइंट है। साथ में एकीकृत न्यायपालिका, हमारे यहाँ न्यायपालिका है वो एकीकृत है। मतलब कैसे है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आती है हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ऐसा नहीं है, इसका जो पिरामिड बनता है ना वो इस तरह से बनता है। कभी भी आप लोग इस तरह से पिरामिड मत बनाइए कि इधर सुप्रीम कोर्ट है फिर इधर हाई कोर्ट है। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे ना, जैसे इधर केंद्र सरकार है, ओके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है इधर, ओके, और इधर राज्य की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट और इस जो हाई कोर्ट है इसको मतलब पैरेलल में नहीं लिख सकते, मतलब क्षैतिज में नहीं लिख सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही ये आता है। ओके, तो पहले सबसे टॉप पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन से है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो स्टेट के होते हैं। ओके, फिर इसके नीचे आप देखेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे कोर्ट होते हैं वो आते हैं, और अदर कोर्ट जैसे छोटे छोटे ट्रिब्यूनल होते हैं वो आते हैं। तो ये एकीकृत व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका विभाजन नहीं है। ओके, एक हायरार्की है। इस तरह से आप लोग 36 में नहीं लिख सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट फिर इस तरह से नहीं लिख सकते। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी न्यायपालिका है वो एकीकृत है। साथ में आप देखेंगे कि केंद्र में जो केंद्र होता है ना, केंद्रीय जो गवर्नर होता है किसी भी राज्य में, आप जानते हैं सभी राज्यों में गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? केंद्र ही तो नियुक्त करता है। ओके, अब देखिए जो राज्य का प्रमुख, जैसे कि केंद्र है, ओके, एक केंद्र है और दूसरा प्रांत है, मतलब स्टेट है। जो केंद्र का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। केंद्र का प्रमुख कौन होता है? ओके, राष्ट्रपति। ओके, और देश का भी प्रमुख राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो प्रांत होता है ना, मतलब स्टेट होता है, इसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है, मतलब गवर्नर होता है। ओके, कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन ये राज्यपाल को कौन नियुक्त कर रहे हैं? ये राज्यपाल को केंद्र ही तो नियुक्त कर रहे हैं। जब केंद्र नियुक्त कर रहे हैं तो आप समझिए ना कि केंद्र, राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल, और राज्यपाल को कौन नियुक्त कर रहा है? केंद्र। तो ये किसके अंडर में आया? एक तरह से राज्य केंद्र के ही अंडर में आया ना। तो ये किस तरह की प्रणाली होगी? एक तरह से एकीकृत प्रणाली होगी ना। साथ में आप देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ये सारी कैसी सेवाएं? ये अखिल भारतीय हैं। इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इन्हें केंद्र अपॉइंट करती है। और ये सर्विस कहाँ देते हैं? आप देखेंगे राज्य में सर्विस देते हैं। ओके, तो ये किसका यहाँ पर वर्चस्व हो गया? केंद्र का वर्चस्व हो गया ना। इसी तरह आप देखेंगे कि आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधानों में आप लोग देखेंगे कि केंद्र होता है वो सशक्त हो जाता है, राज्य होती है तो राज्य की पावर होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ओके, उनसे हम लोग देखेंगे कि आपातकालीन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। हम तीनों टाइप की बात भी करेंगे। ओके, तो इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो केंद्र होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे भारत में अन्य विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी जो संघीय शासन प्रणाली को दर्शाती हैं। जैसे हमारे भारत में दो आपको सरकारें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि शक्तियों का विभाजन,
आप देख सकते हैं कि जैसे न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, इनमें आपको शक्तियों का विभाजन देखने को मिलेगा। साथ में केंद्र और राज्य सरकारें हैं, इनमें भी आपको देखने को मिलेगा कि शक्तियों का विभाजन, जैसे संघ सूची, संवर्ती सूची और आपको देखने को मिलेगा राज्य सूची। तो ये है ना, ये क्या है, ये शक्तियों का विभाजन ही तो है। ओके, साथ में आपको देखने को मिलेगा लिखित संविधान। जो संघीय शासन प्रणाली है ना, इसकी एक विशेषता होती है कि इसमें लिखित संविधान होता है। साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं। तो भारत में संविधान से ऊपर कोई है? कोई नहीं है। ओके, आप इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संविधान की कठोरता, तो बहुत सारे मैक्सिमम प्रावधान है वो हमारे संविधान में जो इम्पोर्टेंट है, जो मूल है, ओके, जिन्हें माना जाता है कि ये एक तरह से मूल ढांचा है, इसको ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, तो उनमें संशोधन करना बहुत ही कठिन है। ओके, तो ऐसे प्रावधानों को नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संघीय शासन प्रणाली होती है उसका संविधान कैसा होता है? कठोर होता है। यूएसए का संविधान कैसा है? कठोर है, मैंने आपको बताया था। ओके, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर होती है। तो हमारे यहाँ की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। तो साथ में आप देखेंगे द्विसदन, मतलब यहाँ पर द्विसदन का मतलब क्या है? जैसे केंद्र में आपको देखने को मिलेगा कि राज्यसभा और लोकसभा। ओके, तो ये क्या है? ये दो सदन है, मतलब द्विसदन की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? संघीय शासन प्रणाली में। तो आपको देखिए कुछ विशेषताएं हैं वो कहाँ से हमने ली है? एकात्मक से ली है। कुछ विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी वो संघीय शासन प्रणाली को देखने को मिलेगी। तो हमने कौन सा रूल अपनाया? हमने समन्वय और संतुलन का अपनाया। ओके, हमने मध्यम मार्ग अपनाया। तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी जरूरतों को देखते हुए अपना जो संविधान बनाया उनमें चीजों को परिवर्तित किया। यानी कि हमने किसी भी चीज को डिट्टो ऐसे नहीं कट कॉपी पेस्ट किया। मतलब जैसे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है कि हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स ले लिया, अमेरिका से ऐसी चीज ले ली। तो अब आपको समझ में आया कि हमने डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं ली, और किसी भी जो विचार होते हैं उन पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता है, मतलब पेटेंट राइट नहीं होता है। अब देखिए, जब हमारा संविधान, जब लोकतंत्र है हमारे यहाँ, तो लोकतंत्र जब आया था ना, तो लगभग में 200 साल से ज्यादा हो चुके थे। तो 200 साल के समय में सारी वो विचारधाराएं आ गई जो लोकतंत्र से रिलेटेड थी। तो वही विचारधाराएं, वही चीजें तो हमारे यहाँ भी तो अप्लाई करनी थी। तो अगर हम किसी भी का संविधान नहीं पढ़ते या फिर नहीं करते, फिर भी तो हम लोकतंत्र लाते, तो इसी तरह का मतलब एक राष्ट्रपति होता है, इस तरह का प्रोसेस होता। ओके, तो कहीं ना कहीं जो ये विचार है ना वो तो सिमिलर ही चलते हैं। ओके, लेकिन हमने किसी के संविधान को पढ़कर उसको एनालिसिस किया, उनकी जो खामियां थी उनको दूर किया, अपने यहाँ की जो जरूरतें थी उनको देखते हुए उसमें मॉडिफिकेशन किया, मतलब उसमें चेंजेस किए और अपने लिए और ज्यादा बेहतर एक संविधान बनाया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, तो इसी तरह से आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं आपको एक आंसर जो फ्रेमवर्क होता है ना, तो आंसर का फ्रेमवर्क भी दे दूंगा। तो 2-4 क्वेश्चन का आंसर का जो फ्रेमवर्क है वो मिल जाएगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि नोट यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो हमारे यहाँ देखिए जो संघीय शासन प्रणाली, लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। ये देखिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हमारे संविधान में संघीय शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संघीय की जगह पर आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 1, जिसमें आपको देखने को मिलेगा राज्यों के संघ। ओके, अब देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? अब जो हमारा देश है वो क्या राज्यों का संघ है, मतलब इसका मतलब हुआ हमारा जो देश है वो किसी भी जैसे एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। इसका क्या तात्पर्य हुआ मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन। तो देखिए ये क्या क्या चीजें होती हैं इन्हें आपको अच्छे से समझना है। तो यूनियन का मतलब क्या है? एक तरह से यूनियन का बेसिक पहले मतलब समझिए, इस यूनियन को अभी भूल जाइए। यूनियन का मतलब है जैसे कि हम लोग, हमारा क्लब है, हम 4 लोग या 10 लोग मिले, हमने अपना एक यूनियन बना लिया। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? एक तरह से संगठन। हम लोग आकर के मिले, ओके, एक संगठन बना लिया। तो संगठन को एक तरह से क्या बोलते हैं? संघ ही तो बोलते हैं, यूनियन ही तो बोलते हैं। ओके, लेकिन ये देखिए सारी जो ये विचारधाराएं होती हैं आपको रियल में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि ये बहुत ज्यादा हौच पौच होती हैं। तो आपको अच्छे से समझना है। देखिए एक होता है आपको देखने को मिलेगा फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, ओके, और एक होता है कन्फेडरेशन। अब देखिए जो फेडरेशन होता है इसी को बोलते हैं संघ। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं संघ। अब क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, अब अच्छे से समझिए इसको। देखिए फेडरेशन,
फेडरेशन में क्या हुआ, जैसे कुछ स्टेट थे वो आपस में मिले, आपस में मिलकर के एक संघ बना लिया, तो इसी को बोलेंगे फेडरेशन। और कन्फेडरेशन क्या है, इसमें भी कुछ स्टेट थे वो आपस में मिले और एक संघ बना लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए फेडरेशन होता है, ये होता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, ये नॉन वॉलेंट्री होता है, मतलब ये ऐच्छिक नहीं होता है। इसका भी मैं अभी आपको बहुत अच्छे से मतलब समझा दूंगा, ये नॉन वॉलेंट्री होता है। अब देखिए नॉन वॉलेंट्री का मतलब क्या है, नॉन वॉलेंट्री का मतलब है कि इसमें अगर आप लोग एक बार शामिल हो गए तो इसमें आप लोग अलग नहीं हो सकते, ओके, क्योंकि ये ऐच्छिक नहीं है, आप लोग इसमें शामिल होने के बाद इससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन देखिए कॉन्फेडरेशन क्या होता है, ये वॉलेंटियर होता है। अब देखिए वॉलेंटियर का मतलब क्या है, ये ऐच्छिक है, मतलब हम अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो गए, अगर हमारी इच्छा नहीं है तो हम इससे अलग भी हो सकते हैं। ये कैसा होता है, ये स्वैच्छिक होता है। अब देखिए जो फेडरेशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, ओके। यूएसए में क्या है, फेडरेशन है, ओके। फेडरेशन मतलब यूएसए में अगर वो आपस में अलग होना चाहें तो आसानी से नहीं हो सकते, ओके। एक स्टेट है, जैसे आप लोग जानते हैं कि यूएसए है, उसके 50 स्टेट है, तो अगर वो उससे संघ से अलग होना चाहते हैं तो संघ से वो अलग नहीं हो सकते। जैसे यूएसए है, यूएसए में भी तो केंद्र है ना, और दूसरे प्रांत हैं। अब ये प्रांत है, प्रांत चाहते हैं कि हम इस केंद्र से अलग हो जाएं, तो वो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक बार शामिल होने के बाद अब ये नॉन वॉलेंटरी मतलब ऐच्छिक, मतलब अब ये स्वैच्छिक नहीं है, अब आप अपने मन से इससे अलग नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप कॉन्फेडरेशन में है तो क्या होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऐच्छिक है, मतलब कुछ स्टेट थे वो आपस में मिले, आपस में मिलकर के उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको नाम दिया गया कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये ऐच्छिक था, मतलब इसमें अगर एक, इसमें भी क्या होगा, एक केंद्र होगा, ओके, और दूसरे प्रांत होंगे। अब ये प्रांत हैं, ये चाहते हैं हम इस केंद्र से अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो सकते हैं, ओके, क्योंकि ये कैसा है, ये ऐच्छिक है, ओके। तो अपने लाभ होते हैं, अपने जो जैसे उद्देश्य होते हैं, तो सेम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संघ बना लेते हैं। तो जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, आपको न्यू इंग्लैंड देखने को मिलेगा, तो न्यू इंग्लैंड है, ओके, तो वो इसी तरह का है। न्यू इंग्लैंड हो गया, फिर स्विट्जरलैंड हो गया, आपको यूरोपियन देश बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो इसी तरह के कॉन्फेडरेशन है। लेकिन फेडरेशन में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर भी तो हमारा संघ लिखा हुआ है ना, हमारे भारत में संघ लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में हमने क्या लिखा है, इंग्लिश में जब आप संविधान पढ़ेंगे तब उसमें लिखा है यूनियन, ओके। तो यहाँ पर यूनियन शब्द का उपयोग क्यों किया गया, यहाँ पर फेडरेशन शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया, फेडरेशन शब्द का इसीलिए उपयोग नहीं किया गया, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए संघ होता है ना, जो फेडरेशन होता है ना, फेडरेशन का मतलब होता है एक संघ होता है, ओके। लेकिन संघ का एक इंग्लिश में मीनिंग होता है ना, वो यूनियन भी होता है। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला बात है, मतलब आप यूनियन का अगर हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो इसका मतलब भी संघ होता है, लेकिन अगर आप फेडरेशन का भी अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब भी संघ होता है। इसी तरह फेडरेशन है, फेडरेशन का अगर आप लोग गूगल पे टाइप करिए या फिर आप लोग वो कैब होती है ना, जो आप कोई भी डिक्शनरी यूज करते हैं ना, तो आप फेडरेशन जब आप टाइप करेंगे और उसका हिंदी मीनिंग देखेंगे तो उसके दो मीनिंग दिखाएगा, एक संघ दिखाएगा और दूसरा आपको दिखाएगा महासंघ, महासंघ दिखाएगा, ओके। और इसके लिए कॉन्फेडरेशन के लिए हिंदी में बोलते हैं परिसंघ, ओके। तो आप लोग देख लीजिए, ओके। अब देखिए जब आप फेडरेशन का मीनिंग देखेंगे ना तो हिंदी में दो मीनिंग दिखाएगा, एक दिखाएगा संघ, दूसरा दिखाएगा महासंघ। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अब अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे, अगर इंग्लिश में आएगा तो एक ही आएगा, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जैसे यूएसए, ओके। तो यूएसए है, यहाँ पर संघ है, मतलब हिंदी वाला जो संघ है, लेकिन यहाँ भी फेडरेशन है। लेकिन महासंघ है ना, ये भी क्या है, फेडरेशन है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरह का। जैसे आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, देखिए ऑस्ट्रेलिया में संघ नहीं है बल्कि यहाँ पर महासंघ है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें थोड़ी ज्यादा स्वायत्तता होती है, मतलब जो संघ होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, महासंघ होता है वो थोड़ा सा कम स्ट्रांग होता है, मतलब इसमें केंद्र और प्रांत होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी ज्यादा स्वायत्तता दी जाती है। लेकिन हमारे भारत में फेडरेशन शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया गया,
आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमने आखिर संघ, हमने हिंदी में तो संघ लिखा लेकिन इंग्लिश में हमने फेडरेशन की जगह यूनियन क्यों क्यों लिखा? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हमारा देश है एक किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ओके, तो आप इसका मतलब आप अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ इसको क्लियर करके। तो संघ है, संघ में अगर हम लोग फेडरेशन यूज करते हैं तो फेडरेशन जब यूज करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे स्टेट होंगे, तो स्टेट वो आपस में मिले होंगे, उन्होंने किसी एग्रीमेंट पे साइन किया होगा, साइन करने के बाद हमारे भारत का निर्माण हुआ होगा, तो हम इसीलिए इसको फेडरेशन बोलते हैं। लेकिन भारत का निर्माण किसी एग्रीमेंट से नहीं हुआ, मतलब कि ऐसे बहुत सारे स्टेट होंगे कि आपस में मिले और मिल करके उन्होंने एक एग्रीमेंट पे साइन किया, साइन करने के बाद हमारे भारत का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। बल्कि हमारा भारत है वो अटूट भारत है, यानी कि हमारे भारत में एक ही भारत है, मतलब केंद्र है जो संघ है ना वो एक ही है। इस संघ में बहुत सारे आपको प्रांत देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? प्रांत। यानी कि जैसे प्रांत क्या हो गया, प्रांत में आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, ओके, इसकी तरह आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर तो आप अब वो निकल जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर तो अब यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन है भी तो वो भी तो भाग है। ओके, इसी तरह आपको देखने को मिलेगा जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इसी तरह सभी स्टेट ले लीजिए। ओके, तो इनका ये चाहते, जैसे यूपी है, उत्तराखंड है, ये चाहते हैं हम इस संघ से अलग हो जाएं, तो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये कोई समझौते का परिणाम नहीं है, ये संघ है, लेकिन ये फेडरेशन वाला संघ नहीं है बल्कि यूनियन वाला संघ है। इसीलिए कोई भी प्रांत, कोई भी स्टेट है वो इस संघ से अलग नहीं हो सकता। मतलब हम जैसे यूपी है या फिर उत्तराखंड है या फिर कोई भी है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर चाहता है कि हम एक स्वतंत्र देश बन जाए, ओके, हम भारत के संग में नहीं रहना चाहते, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ ये कोई भी समझौते का परिणाम नहीं है। हमने एक अटूट, एक अखंड, हमने एक संप्रभु भारत की कल्पना की थी और उसी के द्वारा की एग्रीमेंट नहीं था, इसीलिए ऐसा किया गया। तो आप लोग समझ गए ना कि हमने यूनियन की, मतलब यूनियन की जगह फेडरेशन का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा भारत है वो किसी भी एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। अगर एग्रीमेंट का परिणाम होता तो ये जो स्टेट थे अलग हो सकते थे, स्वायत्त हो सकते थे। तो देखिए ये संघ है, संघ हमेशा अटूट है। जैसे भारत है ना, भारत में संघ है और इस संघ के अंदर ही ये सारे प्रांत आते हैं। जैसे प्रांत, इन प्रांतों का निर्माण क्यों किया गया? प्रांतों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया। मतलब जो शासन है वो आराम से चल सके, मतलब पूरा इतना बड़ा भारत है, इसका शासन नहीं किया जा सकता ना, एक जगह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो इसे कई भागों में बांट दिया गया है। सिर्फ किस वजह से? प्रशासनिक सुविधा की वजह से। यानी कि अगर संघ चाहे, जैसे वो यूपी को, उत्तराखंड को आपस में मिलाना चाहती है, या फिर इसमें वो बिहार को भी शामिल कर दे, इसमें पश्चिम बंगाल को भी शामिल कर दे, इसको मिला करके एक स्टेट बनाना चाहती है तो संघ बना सकती है। अगर वो चाहती है फिर जो बांग्लादेश है इसमें से वो 4 स्टेट और बना दे तो वो बना सकती है। वो चाहे कि इनको सबको मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दे तो बना सकती है। अगर वो चाहती है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, इन सभी को मिलाकर के एक स्टेट बना दे तो बना सकती है। वो चाहे अगर यूपी का नाम आज बदल करके कुछ और रख दे, जैसे कि एनपी रख दे, ओके मानते हैं एनपी रख दे, तो वो रख सकती है। क्यों? क्योंकि ये संघ तो ये इतना ही है, मतलब संघ तो ये पूरा मतलब सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो प्रांत है ना इनमें परिवर्तन हो सकता है। यानी कि इसमें परिवर्तन, प्रांत है ना, प्रांतों में परिवर्तन हो सकता है किसी भी तरह, और इसमें परिवर्तन करने के लिए किसी भी ऐसे संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक साधारण जो विधायी प्रक्रिया होती है उसी के माध्यम से किया जा सकता है। इस तरह से आपने देखा बहुत सारे शहर होते हैं उनके नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे अभी प्रयागराज, इसका नाम पहले इलाहाबाद नाम था, इसका नाम परिवर्तित करके अब प्रयागराज कर दिया गया। तो ये काफी सिंपल था। ओके, तो इसी तरह आप देख सकते हैं। लेकिन संघ चाहे कि मतलब संघ के 2 भाग कर दिए जाए तो ये नहीं हो सकता, यानी कि ये परिवर्तनशील नहीं है। परिवर्तनशील सिर्फ क्या है? प्रांत। इसीलिए हमने इसका नाम फेडरेशन नहीं बल्कि हम लोगों ने संघ को इंग्लिश में यूनियन लिखा है। ओके, तो आप इंग्लिश भी देखेंगे ना तो इंग्लिश का जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 जो संविधान का है उसको इंग्लिश में देखिए और एक बार हिंदी में देखिए। इंग्लिश में लिखा है यूनियन, ओके, तो यूनियन के बाद उसमें लिखा है कि उसमें आगे लिखा होगा कि शायद मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है डेट,
डेट इज इंडिया, ओके, और डेट इज इंडिया के बाद में उसमें फिर से लिखा है डेट इज भारत, मतलब जो कि एक भारत है या फिर इंडिया, दोनों शब्दों को लिया गया है। अब यहाँ पर क्या एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज आया था, जैसे कि चैलेंज नहीं था एक तरह से, कि कुछ लोग थे जो संविधान सभा थी, जो संविधान का निर्माण कर रही थी ना, तो कुछ लोगों ने इंडिया नाम, मतलब कहा गया कि संविधान में भारत का क्या नाम लिखा जाए, तो कुछ लोगों ने इंडिया बोला, कुछ लोगों ने भारत बोला। तो जो संविधान सभा थी बोली तो चलो इस पे बहस करने की कोई बात नहीं है, हम इंडिया भी लिख लेते हैं तो भारत भी लिख लेते हैं। तो इसीलिए आपको जो आर्टिकल 1 देखने को मिलेगा उसमें दोनों नामों का उपयोग किया गया है। यूनियन के बाद लिखा है डेट इज भारत और डेट इज इंडिया, ओके। तो उसके बाद फिर लिखा है स्टेट ऑफ यूनियन, ओके। तो स्टेट ऑफ यूनियन है तो वो इसीलिए लिखा गया, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमारे भारतीय संविधान है इसकी अगली विशेषता है कि सरकार का संसदीय रूप। संसदीय रूप, अभी के संसदीय रूप है तो इसमें आप बहुत सारी विशेषताएं, जैसे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो संसदीय रूप है इसमें एक वास्तविक कार्यपालिका है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका है, ओके। तो वास्तविक कार्यपालिका किसके हाथ में, आप लोग देखेंगे पीएम के हाथ में, और नाम मात्र की कार्यपालिका किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, ओके। इसी तरह आप लोग देखेंगे कि बहुमत वाले जो सत्ता होती है उसी के हाथ में आप देखेंगे कि शासन प्रणाली रहती है, ओके। जैसे आप देखते हैं कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जिसके पास भी बहुमत होता है वही सरकार चलाता है, वही सत्ता का संचालन करता है, ओके। साथ में आप देख सकते हैं कि जो विधायिका है वो कार्यपालिका के प्रति, आप जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही है, ओके। तो संयुक्त जवाबदेही का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है। साथ में हम देख सकते हैं जो निचले सदन है, निचला सदन का मतलब क्या है, यहाँ पर लोकसभा, ओके। तो ये विघटनकारी होता है मतलब अगर सरकार है वो अपना बहुमत खो दे तो वो विघटन हो जाती है, ओके। सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाए तो उसका विघटन हो जाता है, ओके। लेकिन आप देखेंगे जो राज्यसभा है जिसको उच्च सदन बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा है ये स्थायी सदन भी इसको बोलते हैं, स्थायी सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। अगर लोकसभा है, लोकसभा अगर विघटन हो जाती है तो शासन कौन करता है, राज्यसभा करती है, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी बनाया गया, ओके। जो लोकसभा है ये अस्थायी है, इसीलिए देखिए अस्थायी बनाया गया। अब हम राज्यसभा, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि राज्यसभा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, तो राज्यसभा की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि जो लोकसभा है ना ये अस्थायी है, अब एक खत्म हो गई, अब भारत का पर शासन कौन करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ना, तो शासन कौन करेगा, लोकसभा जैसे सरकार है वो अपना बहुमत खो दी, बहुमत खोने पर जो लोकसभा है वो तो विघटन हो गई, अब शासन कौन करेगा, शासन कौन करेगा, भारत का शासन ऐसे छोड़ दिया जाए क्या। तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव हमारे पास संस्था होनी चाहिए ना, तो बॉडी होनी चाहिए ना, वही काम क्या करती है, राज्यसभा। तो इसीलिए राज्यसभा होती है वो कभी भी इसका विघटन नहीं होता है, ये निरंतर चलती रहती है, इसीलिए इसमें प्रावधान किया गया था कि 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर होंगे उनको निकाल दिया जाएगा और नए 1/3 मेंबर आते जाएंगे, और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है और ये कभी भी ये यहाँ पर खत्म नहीं होती, ओके। अभी आप देखेंगे कि जो केंद्र है, जो केंद्र है, तो मतलब जो संघ है, एक तरह से संघ या केंद्र कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रांत में, स्टेट में, प्रांत में आप देखेंगे कहीं पर आप देखेंगे कि विधानसभा है, मतलब यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, कहीं आपको विधान परिषद और विधानसभाएं देखने को मिलेंगी, जैसे कि यूपी में दोनों है, ओके। लेकिन बहुत सारे स्टेट है जिनमें नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 सदन क्यों नहीं है, ओके। जैसे यहाँ पर जो विधानसभा और विधान परिषद, यहाँ पर 2 सदन क्यों नहीं है, जैसे यहाँ पर 2 सदन है, मानते हैं कि यहाँ पर लोकसभा है, लोकसभा का विघटन हो गया तो केंद्र में शासन कौन करेगा, राज्यसभा। लेकिन इसी तरह आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विधानसभा, विधानसभा है इसका विघटन हो गया तो स्टेट में कौन शासन करेगा, प्रांत में कौन शासन करेगा। जैसे यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, यूपी में तो 2 हैं, ओके, तो यहाँ का नहीं लेते हैं और कहीं का ले लेते हैं, जैसे कि मानते हैं हम ले लेते हैं एक अरुणाचल प्रदेश का ले लेते हैं, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश में मानते हैं अरुणाचल प्रदेश है, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक है, ओके, तो यहाँ पर एक जो सदन है उसका विघटन हो गया, अब यहाँ पर शासन कौन करेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया ना कि कौन करेगा। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी बात है, देखिए यहाँ पर ये विघटन हो गया लेकिन हमारे पास एक केंद्र में सरकार है ना, तो केंद्र में तो सरकार चल रही है ना, तो वही इसका जो प्रांत का शासन होगा वो संभाल लेगी। तो इसीलिए हमारे संविधान में व्यवस्था की गई कि अगर
जो देखिए संघ में तो द्विसदनीय व्यवस्था होगी होगी, ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है, लेकिन प्रांत में अगर गवर्नमेंट रखना चाहती है, एक केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ दिया, अगर वो रखना चाहती है तो ठीक है, नहीं रखना चाहती है तो नहीं, मतलब केंद्र सरकार के ऊपर नहीं, संसद के ऊपर छोड़ दिया, तो संसद चाहती है तो रखना चाहती है तो रख सकती है, नहीं रखना चाहती है तो नहीं रख सकती है। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर किसी में चाहती है कि इस स्टेट में होना चाहिए तो उसमें किया जा सकता है। अगर होगी तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो विधान परिषद होगी फिर वो शासन करेगी, जिस तरह यहाँ पर केंद्र में जो प्रोसेस चलता है सेम प्रोसेस वो होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लोग इस पे बहुत डिटेल में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे ना जो फर्स्ट टाइम इस जो एम लक्ष्मीकांत इसको पढ़ रहे होंगे, तो वो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या है, हमको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका ओवरव्यू यहाँ पर ले रहे हैं, तो सब कुछ इसमें, तो इसका आप लोग आलोचनात्मक परीक्षण कब कर पाएंगे, जब आप पूरा का पूरा एम लक्ष्मीकांत एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, तभी आप इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। तभी इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो समझ लो कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो सभी चैप्टर में आपको एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग विशेषताओं की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, नागरिकता से स्टार्ट किया, फिर हमने देखा कि हमने स्टेट की भी बात की, हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की, सभी चीजों की इसमें बात की ना, तो क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा ना। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेतृत्व होता है वो प्रधानमंत्री केंद्र में करता है, इसी तरह आप सीएम देख सकते हैं कि जो प्रांत होता है, स्टेट होता है, तो उसका कौन करता है, सीएम नेतृत्व करता है। ओके, और देखिए जो संसदीय रूप होता है ना, संसदीय सरकार होती है ना, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, बेस मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, साथ में इसको उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, कई बार ये ऑप्शन में दे देता है, साथ में मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके, तो हम लोग आते हैं 6 नंबर पर। देखिए 6 नंबर पे दिया रखा है कि संसदीय संप्रभुता और न्यायालय, जो न्यायालय की सर्वोच्चता है ना, इसमें भी समन्वय रखा गया। मैंने आपको बताया ना कि क्या है, हमने सभी पॉइंटों में समन्वय और संतुलन की अवस्था हमने ली, ऐसा नहीं है किसी से डायरेक्ट उठा करके हमने ले लिया। तो देखिए ब्रिटेन जो संसद की संप्रभुता है ना, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ब्रिटेन में। मैंने अभी आपको बताया ब्रिटेन है, ब्रिटेन की संसद इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कहा जाता है कि वो फीमेल को मेल और मेल को फीमेल, इस काम को सिर्फ छोड़ के दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो वो कर नहीं सकती। ओके, तो इतनी ज्यादा पावरफुल है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ब्रिटेन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ब्रिटेन में आप देखेंगे कि विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिस देश में भी विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहां पर संसद होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो इसीलिए ब्रिटेन की संसद सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ब्रिटेन की संसद सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि, तो आपको सिंपल एक वर्ड में आंसर देना है, एक सेंटेंस में आंसर देना है, क्योंकि ब्रिटेन में विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया को अपनाया गया है, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया को अपनाए जाने के कारण ही ब्रिटेन की जो संसद है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसी तरह आप देख सकते हैं अमेरिका, अमेरिका में आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो विधि की नियत प्रक्रिया अपनाई जाती है, नियत को दूसरी उचित भी बोलते हैं। ओके, तो उचित प्रक्रिया भी, इसको दूसरी भाषा में उचित प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें उचित प्रक्रिया को अपनाया जाता है, इसीलिए इसमें न्यायालय सबसे ज्यादा टॉप पर पहुंच जाता है, मतलब न्यायालय की जो पावर होती है ये सबसे ज्यादा हो जाती है। तो अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा शक्तिशाली न्यायालय कहाँ का है, तो आपको ध्यान रखना है अमेरिका का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, यहाँ पर विधि की उचित प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि जैसे संविधान में किसी, आप जानते हैं कि वहां का संविधान भी इतना छोटा है, 7 आर्टिकल है उसमें, तो उसको एक्सप्लेन करना होगा तो कौन करेगा, न्यायालय करेगा। उसके स्वविवेक से जो भी निर्णय देना होगा वो कौन देगा, न्यायालय देगा। तो न्यायालय को यहाँ पर स्वायत्तता बहुत ज्यादा दे दी गई कि आप जिसने जैसा क्राइम किया है उस क्राइम के अनुसार उसको सजा आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई नियम कानून है उसमें परिवर्तन करना है, कुछ करना है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देखिए भारत में कौन सा अपनाया गया, भारत में दोनों को एकदम संतुलित किया गया और दोनों के संतुलन को अपनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब इसमें संविधान सबसे ज्यादा सर्वोच्च हो जाता है। संविधान सर्वोच्च क्यों हो जाता है, अब देखिए इसमें संविधान सर्वोच्च क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि विधि के द्वारा जो भी स्थापित कर दिया गया है उसी के द्वारा जो निर्मित प्रक्रिया है वही अपनाई जाएगी। जैसे इसमें क्या होगा, जैसे संविधान है, संविधान है,
तो विधि का मतलब होता है लॉ। में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग विधि विधि सोच के समझ रहे होंगे कि विधि क्या है। विधि का मतलब है लॉ यानी कि नियम। ओके, तो विधि के द्वारा निर्मित जो भी प्रक्रिया होगी, उसी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो इसी के आधार पर लिया जाएगा। जैसे आप अगर एक एग्जांपल के लिए लें, कोई भी डिसीजन लेना है, तो डिसीजन लेना है तो वो किस आधार पर लिया जाएगा, तो हम सबसे पहले अपना संविधान खोलेंगे, संविधान में देखेंगे, या फिर हमारे जो संविधान से रिलेटेड कोई भी बुक है, ओके, जैसे बहुत सारी कानूनों की बुक है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ओके, ये सारी हैं, बहुत सारी आपको कोड देखने को मिलेंगे, जैसे आपको सिविल कोड देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर इनमें भी कोई एरर आता है, कुछ आता है, तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले अपना संविधान खोलेंगे, संविधान से मिलाएंगे कि ये मूल ढांचा है, इसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, या फिर इसको किस तरह से इसको इलेबोरेट किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल क्या हो गया, संविधान सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। तो हमारे यहाँ टॉप पर कौन है, संविधान। संविधान से ऊपर कोई नहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो हम लोग समझ गए। अब विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया मतलब जो संसद जो भी बना करके जो भी नियम कानून बना दे, तो वही सबसे ज्यादा सर्वोच्च हो जाता है। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, विधि की नियमित प्रक्रिया मतलब उचित प्रक्रिया, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, ये भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत मैंने आपको बताया था, ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, आपको सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, हाई कोर्ट के बाद आपको अधीनस्थ न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या यहाँ पर बहुत सारे आपको ट्रिब्यूनल जो छोटे छोटे होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो भारत में अपनाई गई है। आप देख सकते हैं भारत में जो मौलिक अधिकार है वो अपनाए गए। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स को अपनाया गया। इनका उद्देश्य क्या था, फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य था कि राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या था, कि मौलिक अधिकारों को हम लोग क्यों अपनाएं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसी तरह डीपीएसपी, डीपीएसपी में पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। जिस तरह इसमें देखिए जो फंडामेंटल राइट्स थे ना, इसका उद्देश्य था राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। इसी तरह डीपीएसपी, ओके, राज्य के नीति निर्देशक तंत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है ना, इसको बढ़ावा देना। और इसको बढ़ावा देंगे तो एक वेलफेयर स्टेट की हम स्थापना कर पाएंगे, मतलब कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर पाएंगे। डीपीएसपी की बात करें तो इसमें तीन तरह के आपको देखने को मिलेंगे, एक समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। आप लोग इसमें डिवाइड करके देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी क्या क्या है। ओके, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी आगे चला गया, साथ में आप देखेंगे कि नेक्स्ट विशेषता है मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य आपको हमारे मूल संविधान में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बाद में इसमें जोड़े गए थे। ओके, तो इसमें भी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो ये अभी आने वाला है, तो 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग मौलिक अधिकार पर ही आएंगे। ओके, तो इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। और साथ में आप देख सकते हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि हमारा जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर राज्य है। तो सेकुलर राज्य क्या होता है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे जैसे धर्म विशेष राज्य क्या होता है, तो ये भी हम लोग बात करेंगे। और इसी में आप लोग देखेंगे आर्टिकल 44। ओके, आर्टिकल 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता मतलब कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करता है। तो कॉमन सिविल कोड का ही मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो धर्मनिरपेक्ष को सपोर्ट कर रहा है ना मतलब सभी के साथ समान व्यवहार करना, इसका यही मतलब होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब है कि भारत में वयस्क मताधिकार अपनाया जाता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 साल अपनी आय पूरी कर चुका है और वो भारत का नागरिक है, ओके, तो वो वोट दे सकता है। ओके, तो वो क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब ये पहले देखिए अभी तो 18 साल हो गया है, लेकिन ये पहले 18 साल नहीं था, पहले 21 साल था, लेकिन इसे 61वां संविधान संशोधन करके कम कर दिया गया। अब देखिए पहले जो वोटिंग होता था, वोटिंग का राइट्स होता था, वो कुछ लोगों तक सीमित होता था। जैसे एक कैटेगरी डिसाइड कर दी गई थी कि इतनी संपत्ति तो आप दे सकते हैं, या फिर इतनी एजुकेशन है तब आप दे सकते हैं, या फिर आप लोग इस जाति इस धर्म से तभी आप लोग दे सकते हैं। तो इन चीजों को खत्म कर दिया गया। इसमें सिर्फ आप अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप है, कुछ भी है, आपके पास संपत्ति है, घर है, नहीं है, आप झोपड़पट्टी में रहते हैं, या फिर आप लखपति हैं, या फिर आप लोग अंबानी खानदान से बिलोंग करते हैं, सभी के पास राइट्स हैं वोट देने के। ओके, अपने जो नेता है उसको चुनने का अधिकार है। साथ में एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब आपको एक ही नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको एक संघ की मतलब भारत की नागरिकता है, एक दूसरी स्टेट की नागरिकता है।
यूएसए में होता है, यूएसए में आप देखेंगे 2 नागरिकता होती है, तो एक व्यक्ति होता है, दो लाभ लेता है, एक संघ से मतलब केंद्र का लाभ लेता है, दूसरा अपने स्टेट में भी लाभ लेता है। ओके, चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, मेरा गला एकदम बैठ गया है, तो वरना मैं आपको ये लेक्चर और लंबा लंबा भी काफी हो गया है लेक्चर। ओके, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, कल हम लोग इसका आगे का देखेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट करेंगे। ओके।